हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल निशंक स्टडीज। आई एम समीक्षा तिवारी। तो अभी तक बेटा हमने मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल पढ़ लिया था। ये क्या होता है और मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हम इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर पाषाणकालीन मध्य प्रदेश। तो उत्तर पाषाण काल क्या होता है कि मध्य पाषाण काल के बाद का युग उत्तर पाषाण काल कहलाता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल का ही एक छोटा स्वरूप उत्तर पाषाण काल होता है। तो उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ कि इसके हमें प्रमुख औजारों के आधार पर इन कालों को हमने विभाजित किया है। तो इसके औजार हमें प्रमुख कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, इसका एक और दूसरा नाम पहले हम देखते हैं। तो दूसरा नाम है लघु औजार युग। तो उत्तर पाषाण युग को लघु औजार युग भी कहा जाता है। इसके प्रमुख औजार क्या है? शल्क, फलक और वेदनी। शल्क क्या होता है? इस प्रकार की आकृति वाला एक औजार होता है, इसे क्या कहते हैं? हम शल्क कहते हैं। ये फलक और बेदनी माने कि वो ड्रिल मशीन रहती है ना, उस टाइप की ये बेदनी, ठीक है। और इन औजारों का आकार किस प्रकार का था? तो ये औजार समलंब, ये समलंब है, त्रिकोणा और अर्धचंद्राकार इस प्रकार के आकार में पाए गए थे। तो अब ये औजार मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में पाए गए थे? तो इन औजारों के साक्ष्य में मध्य प्रदेश के शहडोल, निमाड़, मंदसौर, होशंगाबाद, पन्ना और धार में प्राप्त हुए। होशंगाबाद, मंदसौर ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें पुरापाषाण काल के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये औजार जो है इनका निर्माण जैस्पर एवं क्वार्ट्ज पत्थर से हुआ है। जिस प्रकार मध्य पाषाण काल की कुछ औजारों का निर्माण पत्थर से हुआ था ना, जैस्पर और क्वार्ट्ज पत्थरों से ही मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण हुआ था, ठीक उसी प्रकार उत्तर पाषाण काल के औजारों का निर्माण भी जैस्पर और क्वार्ट्ज पत्थरों से हुआ है। और हमें होशंगाबाद में आदमगढ़ से सीप से बनी वस्तुएं कुछ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और दूसरे कुछ स्थानों से हमें आभूषण व मनके के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो जो कि उत्तर पाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र शहडोल, निमाड़, मंदसौर, होशंगाबाद, पन्ना और धार है, इसलिए हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन क्षेत्रों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नवपाषाणकालीन मध्य प्रदेश। तो हमने उत्तर पाषाणकालीन मध्य प्रदेश पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल आते आते क्या हुआ था कि मानव और भी ज्यादा अत्यधिक सुविकसित संस्कृति की नींव मानव ने रख ली थी। मानव अत्यधिक सभ्य संस्कृति में रहने लगा था, सभ्यता से रहने लगा था। और इस नवपाषाणकालीन मध्य प्रदेश मतलब नवपाषाण काल के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में बहुत से स्थानों पर प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें नवपाषाणकालीन मध्य प्रदेश को पढ़ना अत्यधिक आवश्यक है। अब हम देखते हैं इस समय मानवीय सभ्यता की उपलब्धि क्या क्या थी। तो कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, मृदभांड निर्माण और गृह निर्माण। तो इस समय नवपाषाण काल आते आते मानव ने कृषि करना पूर्णतः सीख लिया था, पशुपालन करना सीख चुका था। और अभी तक जो मानव विभिन्न प्रकार की पेड़ों की छाल वगैरह, पत्ते वगैरह को पहनता था, उसके पहले पुरापाषाण काल के पहले तो मानव वस्त्र ही नहीं पहनता था। तो अब नवपाषाण काल आते आते मानव की उपलब्धि थी कि उसने वस्त्र निर्माण करना तक प्रारंभ कर दिया था। और मृदभांड निर्माण, मृदभांड क्या होते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना मिट्टी के घड़े, तो इसी प्रकार से उस समय के जो मिट्टी के बर्तन वगैरह प्राप्त होते हैं वो मृदभांड कहलाते हैं। तो मानव ने मृदभांड निर्माण करना भी प्रारंभ कर दिया था। और गृह निर्माण अर्थात मानव ना एक घर बनाकर अब स्थायी रूप से निवास करने लगा था। अब इस समय के हमें प्रमुख औजार क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो हमें प्रमुख औजार प्राप्त होते हैं कुल्हाड़ी, बसूला, घन क्या होता है? एक बड़ा हथौड़ा जैसा होता है, और गचक। तो ये जो औजार हैं ये हमें मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं? तो हम क्षेत्र देखते हैं, एरण, जबलपुर, दमोह, सागर, हटा, होशंगाबाद। तो इन क्षेत्रों की स्थिति में होशंगाबाद सबसे नंबर 1 है। होशंगाबाद में लगभग सभी ये जो काल है ना इनके हमें ये सब औजार वगैरह प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रकार से उत्तर पाषाण काल के औजार किन पत्थर से बने थे? क्वार्ट्ज पत्थर से बने थे ना, तो इसी प्रकार से नवपाषाण काल के औजार बने थे गहरे हरे क्रम पत्थर से। और विशेषता इसका विशेष क्या है नवपाषाण काल की? इसमें मानव ने अस्त्र और शस्त्र का उपयोग करना भी सीख लिया था, अग्नि पर नियंत्रण सीख लिया था। अभी तक मानव आग जलाता था पर मानव का नियंत्रण नहीं था, किंतु नवपाषाण काल आते आते मानव आग को मशाल के रूप में भी उपयोग करने लगा, आग के
स्थलों पर प्राप्त होते हैं। तो इन स्थलों को हम देखते हैं। तो नागदा, नागदा में ये साक्ष्य कहाँ प्राप्त, नागदा कहाँ है हमारा, उज्जैन में, इसमें हमें ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एरण, एरण हमारे सागर के पास है, बीना के पास ही। नवदाटोली, कायथा, कायथा कहाँ है, उज्जैन। बेसनगर, विदिशा। तो इन स्थलों पर हमें कहाँ किस चीज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ताम्रपाषाण कालीन मध्य प्रदेश के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और साक्ष्य अर्थात हमें साक्ष्य के रूप में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो हम इन वस्तुओं के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमने देखा था पहले कि मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार इसी संस्कृति के भी हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड अर्थात वही मिट्टी के बर्तन। लघु पाषाण औजार, तो क्या हुआ, हम पुरापाषाण काल से ही देख रहे हैं कि औजारों के आधार पर ही इन कालों को डिवाइडेड किया है और औजार क्या है, छोटे होते गए हैं। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के आते आते औजार, एक तो धातु के औजार बनाए जाने लगे, धातु के औजार बनाए अर्थात तांबा का उपयोग किया जाने लगा, तांबे धातु का, और औजारों का आकार और भी ज्यादा छोटा हो गया। और हमें इनके कुछ मृदभांड प्राप्त हुए मालवा में। तो मालवा में जो मृदभांड प्राप्त हुए वो अलग ही टाइप के मृदभांड हैं, इसलिए इन्हें मालवा मृदभांड अलग से ही हम पढ़ रहे हैं। तो मालवा में मृदभांड प्राप्त हुए हमें हल्के पीले नारंगी रंग में, और इन पर चित्रकारी कैसी की गई थी, इन पर चित्रकारी की गई है काले भूरे गहरे रंग से। और हमें कायथा में क्या प्राप्त हुआ है, मोटे व मजबूत मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार मालवा से हमें हल्के पीले नारंगी रंग में मृदभांड प्राप्त है, चित्रकारी काले भूरे रंग से की गई है, वैसे कायथा से प्राप्त मृदभांड मालवा के मृदभांड की तुलना में मोटे व मजबूत है। और बालाघाट से हमें क्या प्राप्त हुई है, ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब ये जो अवशेष हमें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर प्राप्त हुए हैं, तो इन अवशेषों का कालक्रम क्या है, तो विभिन्न स्थलों से विभिन्न प्रकार के स्थल प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि नवदाटोली और महेश्वर से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनका कालक्रम क्या है, अलग अलग कालक्रम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है 1660 ईस्वी पूर्व से 1440 ईस्वी पूर्व। नवदाटोली और महेश्वर से हमें 1660 ईस्वी पूर्व से लेकर 1440 ईस्वी पूर्व तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो एरण है हमारा सागर के पास, इससे हमें 2000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कायथा, कायथा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2015 ईस्वी पूर्व से लेकर 1380 ईस्वी पूर्व तक। तो ये हुआ हमारा ताम्रपाषाण कालीन मध्य प्रदेश। अब हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और अब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, इन सबको पढ़ लिया है। अब इसके पश्चात आता है कि मध्य प्रदेश में प्राप्त प्रमुख शैलाश्रय एवं गुहाचित्र। चूंकि हमें पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत से शैलाश्रय एवं गुहाचित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, जितने भी देश में शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं ना, उनमें सर्वाधिक शैलाश्रय मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। तो अब हम मध्य प्रदेश में प्राप्त शैलाश्रय एवं गुहाचित्रों को देखते हैं, कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमने ताम्रपाषाण काल को पढ़ लिया था। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किन स्थानों पर हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्राप्त शैलाश्रय एवं गुहाचित्र की। तो सबसे पहले बात यही आती है कि शैलाश्रय होते क्या हैं। तो शैल क्या होते हैं, शैल अर्थात पत्थर, और आश्रय, आश्रय क्या होते हैं, रहने के स्थान। तो शैलाश्रय अर्थात पत्थर से जो रहने के स्थान बनाए गए हैं ना, वह शैलाश्रय कहलाते हैं। और इसी प्रकार कुछ गुहाचित्र प्राप्त हुए हैं। तो शैलचित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो हमने पत्थरों से जिस प्रकार हम अपना वर्तमान में घर बनाते हैं, फिर उस घर को डेकोरेट भी करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय के मनुष्य ने भी अपना घर बनाया, उसके बाद उन घरों में चित्रकारी करी, और ये चित्रकारी कुछ पत्थर कुछ औजारों के माध्यम से करी। और उस समय तक मनुष्य ने क्या कुछ नेचुरल कलर वगैरह भी बना लिए थे। तो इन कलर के माध्यम से उन चित्रों को उन्होंने रंग भी भर दिया, उन्हें रंगित कर दिया। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ये हमें शैलाश्रय या शैलचित्र हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, छतरपुर, पन्ना, नरसिंहपुर, इन सभी स्थानों पर मध्य प्रदेश में हमें चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये सभी नाम याद रखना आवश्यक नहीं, पर कुछ कुछ नाम हमें याद हो जाने चाहिए। तो इन चित्रों में क्या है, मानव ने लाल, काला, पीला और सफेद इन रंगों से इन शैलाश्रय में चित्र में रंग भरे हैं। ठीक है, और इन चित्रों का स्वरूप कैसा था, मतलब कि चित्र में मानव ने चित्र किस किस चीजों के चित्र बनाए। तो उस समय, आज तो विभिन्न प्रकार के चित्र बनने लगे हैं, लेकिन उस समय के मानव ने पशुओं का शिकार किया तो उसको शिकार करते हुए चित्रों में दर्शाया है, जानवरों की लड़ाई को दर्शाया है, मानवों का पारस्परिक युद्ध दर्शाया, कुछ मानव पारस्परिक युद्ध कर रहे हैं आपस में, उन युद्ध को दर्शाया है, उस युद्ध का
चित्र बनाया है, पशुओं पर सवारी करते हुए दिखाया है, नृत्य, गीत तथा घरेलू जीवन संबंधी अनेक चित्र दर्शाए हैं। तो उस समय के मानव ने अपनी समझ के अनुरूप चित्र बनाए। उसके बाद हमें पता है कि भारत में, संपूर्ण भारत में हमें शैलक्षेप प्राप्त होते हैं, शैल चित्र प्राप्त होते हैं, परंतु भारत में प्राप्त होने वाले शैल चित्रों में, शैलक्षेत्रों में, गुहा चित्रों में सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होते हैं? हमें मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ विशेष चीज। तो रायसेन जिले में क्या स्थित है? भीमबेटका। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। और क्या है कि यहाँ कहा जाता है कि महाभारत के पात्र भीम का यहाँ पर रहे या भीम के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से, इसलिए इसका नाम, इस स्थान का नाम क्या है? भीमबेटका इस स्थान का नाम है ना। तो यहाँ भीमबेटका में जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है शैल चित्रों का। होशंगाबाद जिले में हमें क्या है? जिराफ का चित्र प्राप्त हुआ है। तो अब ये भी एक आश्चर्य की बात है कि उस समय जिराफ तो पाए नहीं जाते थे, मतलब भारत के संदर्भ में भारत में नहीं पाए जाते, तो फिर ये जिराफ के चित्र मानव ने बनाए कैसे? और मुरैना जिले में पहाड़गढ़ में मानव की कलात्मक अभिरुचि व जीवन शैली के प्रभात्मक चित्र प्राप्त हुए। मानव ने कुछ चित्र बनाए हैं जो उसकी कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जो मानव ने चित्र बनाए हैं, तो ये पशु पक्षियों की कुछ जो चित्र है वो हमें समझ में नहीं आते, इस प्रकार की आकृति वाले हैं। अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ लिए, शैल चित्र पढ़ लिए, गुहा चित्र, ताम्र पाषाण काल, इन सबको पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता की। फिर ऋग्वैदिक सभ्यता के क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़े, उसके पहले प्लीज आप मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको अगली जो मैं वीडियो बनाऊं, जो आपको क्लासेस दूं, उसकी आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए।